हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और मैं आपका फाइनेंस बीस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक न्यू कंपनी के बारे में जो मार्केट में एंट्री लेने वाली है, जिसका नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि इसकी मैनेजमेंट कैसी है, इसकी बिजनेस कैसी है, इसकी स्केलेबिलिटी, इसकी फाइनेंशियल्स, इसकी ग्रोथ कैसी है, वैल्यूएशन कैसी है, आईपीओ की डेट क्या है, कितने प्राइस पे मिल रही है, ईच एंड एवरीथिंग हम जानेंगे आगे वीडियोस में। तो हम प्रमोटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर इनके प्रमोटर्स कौन हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। राइट साइड में देखिए, आपको दो महान हस्ती दिख रहे होंगे। यही है मेन प्रमोटर्स इस कंपनी के। लेफ्ट साइड वाले का नाम है राजदीप कुमार गुप्ता एंड राइट वाले का नाम है संदीप कुमार गुप्ता। प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है, बट हम कर लेंगे कैसे भी करके। तो हम बात करते हैं दोनों प्रमोटर्स के बारे में। ये दोनों प्रमोटर्स कॉरपोरेट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड ये दोनों मेन प्रमोटर्स हैं कंपनी के, जिसका मतलब यही साबित होता है कि कंपनी अच्छे हाथों में है। ये इंडस्ट्री वेटरन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। लेफ्ट साइड वाले जो सर हैं उनका नाम है राजदीप कुमार गुप्ता, जिनको 18 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, जो एक टेक कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ ही इन्होंने अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड गुरुकुल ऑनलाइन लर्निंग भी की हुई है। तो 18 साल की एक्सपीरियंस कम नहीं होती है किसी भी चीज़ पे मास्टरी करने के लिए। नेक्स्ट प्रमोटर के बारे में जानते हैं, संदीप कुमार गुप्ता जी, जो एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं एंड उसके साथ ही इन्होंने सैप सर्टिफाइड सॉल्यूशन कंसल्टेंट भी हैं। तो सैप एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बड़ी से बड़ी कंपनीज यूज़ करती है ट्रांजैक्शंस के लिए, अपने डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि मैंने भी अपनी पास्ट कंपनी में सैप सॉफ्टवेयर का यूज़ किया हुआ है, तो मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम था थोड़ा बहुत। इसके बाद हम इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने काम का कहाँ किया है, कैसे किया है। तो इन्होंने दो बिग एमएनसीज में काम किया है और दोनों इंडिया में है, जिसका नाम है कोवेंसीज इंडिया एंड पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत अच्छी कंपनी है। इनको इनको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है अकाउंट्स एंड बिजनेस एनालिसिस में। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, अकाउंट्स का नॉलेज उनको सीए बैकग्राउंड से तो मिल ही जाता है एंड बिजनेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, बट उन्होंने शायद और थोड़ी मेहनत की होगी बिजनेस का एनालिसिस पूरा करने में। उसके साथ ही इनको सैप का मैंने आपको बता ही दिया, कॉन्फ़िगरेशन एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम कंसल्टिंग का इन्होंने नॉलेज गेन किया हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि दोनों प्रोमोटर्स अकाउंट्स, बिजनेस एज वेल एज टेक्नोलॉजी के बारे में तो काफ़ी कुछ जानते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करने में सक्षम हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कंपनी के बारे में जानते हैं। तो, तो हम आ गए हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो रूट मोबाइल लिमिटेड इज़ अ मुंबई बेस्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मई 2004। तो रूट मोबाइल लिमिटेड जो कंपनी है वो मुंबई में है और ये मई 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ओवर द टॉप प्लेयर्स को, केटरिंग टू एंटरप्राइजेस को एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को। क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म क्या होता है? क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए आपको, एसएमएस, वॉइस, कस्टमर सर्विस, मैसेजेस, ईमेल्स, ईच एंड वीडियोस, वॉइस कॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी कंपनी। ये कंपनी उसमें महारत हासिल कर चुकी है। 2017 में इस कंपनी को इसी चीज़ के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सेकेंड रैंक मिला था ग्लोबली। इंडिया में नहीं, ग्लोबली सेकेंड रैंक मिला था। एज वेल एज इनको फर्स्ट रैंक मिला था वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड अप टाइम परफॉर्मेंस के लिए भी इनको फर्स्ट रैंक मिल चुका है। कंपनी कौन से सेक्टर्स में सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रिटेल, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ट्रैवल एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, ईच एंड एवरी सेक्टर में मोस्टली जो आजकल की ग्रोथ सेक्टर है और आगे 10 सालों में ग्रोथ होने वाली है, उस सेक्टर को इन्होंने पकड़ के रखा है। मैं आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी एक बात बताता हूँ, ये कंपनी एमर्जिंग मार्केट्स में ही सबसे पहले जाती है और वहाँ पर अपना कब्जा करती है। क्योंकि बड़े मार्केट्स जो डेवलप्ड मार्केट है जैसे कि यूएस, यूके,
वहाँ पर ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो ये इमर्जिंग मार्केट्स में जाके पहले ही कब्जा कर लेती है, और ये क्या करती है, जब भी कोई दूसरा कंपटीशन इनके बीच में आता है उसको ये अक्वायर करके अपने साथ काम करती है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, और ये काफ़ी सालों से ये फॉलो कर रहे हैं। कंपनी के पास Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 तक 30,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 20 में तो इन्होंने 30.3 बिलियन का बाइलेबल ट्रांजेक्शन्स भी किया था, जो कि साबित करता है कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होते आए हैं। 2019 की बात करें, जुलाई 2019 तक, तो कंपनी के पास 9 डायरेक्ट और 13 स्टेप डाउन सब्सिडरीज भी है, जो उनको हेल्प करती है उनके क्लाइंट्स को सर्व करने में, 19 लोकेशंस अक्रॉस द ग्लोब। इसका मतलब क्या है, इनके पास 9 खुद की ब्रांचेज हैं, एंड 13 जो ये अक्वायर कर लेते हैं कंपनीज को, छोटी छोटी कंपनीज को, वो इनकी 13 स्टेप डाउन सब्सिडरीज को इन्होंने अक्वायर करके उसको भी सर्विस में लगा दिया है अलग अलग लोकेशंस में। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में सर्विस प्रोवाइड करते हैं 19 लोकेशंस में। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो कंपनी तीन सर तीन बिजनेस वर्टिकल्स में डिवाइडेड है, एंटरप्राइज एंड ओटीटी। ओटीटी क्या होता है, अमेजोन प्राइम, अमेजोन प्राइम जानते ही हैं आप, नेटफ्लिक्स जानते हैं आप, वूट, ये सब चीज़ों ओटीटी प्लेयर्स होते हैं जो इनकी सर्विसेज लेते हैं। मोबाइल ऑपरेटर्स के बारे में आप जानते हैं, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, इसमें भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि कस्टमर सर्विस पे और कस्टमर सर्विस रोल, चैट, ईमेल, ये प्रोसेस होता है। तो कंपनीज इनसे ये सब कंपनीज इनसे ये सब सर्विसेज प्रोवाइड लेती हैं। कैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टू वे मैसेजिंग के थ्रू। ए टू पी के लिए, ए टू पी वही है, एप्लीकेशन टू पीयर, जिसके लिए इन्हें सेकेंड रैंक ग्लोबली अवार्ड मिला था। ओ टी टी बिजनेस मैसेजिंग, एस एम एस एनालिटिक्स, इंस्टेंट वर्चुअल नंबर फिल्टरिंग एंड मोनेटाइजेशन टू सॉल्यूशंस गिवन टू एम एन ओज, मतलब मोबाइल ऑपरेटर्स एंड एंटरप्राइजेस, ये सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इससे एंटरप्राइजेस को क्या फ़ायदा होता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो एंटरप्राइजेस को अपने स्टेक होल्डर्स के थ्रू एंगेज करने में बहुत इजी होता है, जैसे कि उनके कस्टमर्स के साथ, उनके वेंडर्स के साथ, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ। एम्प्लॉयज़ को वो ईमेल कॉल या मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, वेंडर्स को भी सेम, एंड कस्टमर्स को आपको पता ही है, कोई भी बड़ी कंपनी आपको कस्टमर सर्विस फैसिलिटी देती है, ईमेल एंड ऑटोमेटिक एसएमएस की फैसिलिटी देती है। जब ये आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर कैंसिल करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट कैंसिल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग के लिए, तो ये इन्हीं कंपनीज की वजह से पॉसिबल हो पाता है, जो इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनको थोड़ा और जानते हैं कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इनका एक प्लेटफॉर्म है सी पास करके, जिसमें इन्होंने हर एक चीज़ों की फैसिलिटी एक ही साथ प्रोवाइड करके रखी है, जिसकी वजह से कंपनी का डिमांड कुछ ज़्यादा ही है मार्केट में। जैसे कि एसएमएस, कस्टमर मैनेजमेंट, वॉइस, वीडियो, चैट, एनालिटिक्स, एपीआई, हर एक चीज़ उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करके रखी है, जिसकी वजह से इनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो हम आ गए हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो जान लेते हैं कंपनीज की रेवेन्यू कैसी रही। रेवेन्यू किससे आती है, सेल्स से आती है। तो कंपनी 2017 में 468 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर पाई थी, एंड वो डबल हो चुकी है 2020 तक। एंड बहुत फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है, ये देखा जाए तो 956 करोड़ 2020 में हो गई है, फाइनेंशियल 2020 में। एंड अगर मैं ईयर ऑन ईयर इनकी ग्रोथ देखूँ तो 67% की ग्रोथ है, जो कि यूएस में, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो बड़ी से बड़ी लिस्टेड मार्केट में लिस्टेड कंपनीज 15 to 16% की भी अगर ग्रोथ दे दे तो यूएस खुश हो जाता है। एंड इंडिया की कंपनीज 25 to 30% ग्रोथ दे दे तो भी इंडिया खुश हो जाता है। ये तो 67% की ग्रोथ दे रही है, जिससे ये पता चलता है कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, सेल्स अच्छा जनरेट हो रहा है। एंड आगे बढ़ते हैं, चार्ट के थ्रू हम इसको जान लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं। देखिए 2017 में देखिए 464 करोड़, 2018 में 509 करोड़, फिर 2019 में 852 करोड़, एंड लास्टली 2020 जो पिछले साल था 956 करोड़। हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो ये अच्छी बात होती है, जब रेवेन्यू ग्रो होता है तो उससे प्रॉफिट के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है, प्रॉफिट भी ग्रो होने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं एबिटा की तरफ। एबिटा क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर
इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स और इंटरेस्ट लगने से पहले जो अर्निंग्स होती है उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो तो इंक्रीज हुआ है 87 करोड़ से, 87 करोड़ 2017 में था और वो 111 करोड़ हो गया है 2020 में। और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 24 मतलब अप्रोक्स 25% का ग्रोथ, बहुत अच्छा है अर्निंग्स ग्रोथ देखा जाए तो। बट हाँ, वेर इज एबिटा मार्जिन्स फेल फ्रॉम 19% टू 11% इन 2020। एबिटा मार्जिन्स क्या होता है कि 2017 में उनका क्या एबिटा था एंड आज 2020 में उनका एबिटा का परसेंटेज जो मार्जिन्स निकलते हैं वो क्या है। अब ये कैसे अफेक्ट हुआ रहेगा वो हम चार्ट्स के थ्रू जान लेते हैं। 2017 में ये एक ही कंपनी होगी मोस्टली या इनके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे इनके कॉम्पिटिटर्स बढ़ते हैं और कम दाम में प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज तो इनका बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल काफ़ी चार्ज करते थे। जैसे ही जियो आया एक बड़ा कंपटीशन बन के और जियो ने अपना चार्जेस एकदम कम कर दिया तो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को भी अपना चार्जेस कम करना पड़ा था, जिसकी वजह से एबिटा के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है, एबिटा मार्जिन के ऊपर, जिसकी वजह से देखिए कंटिन्यूस गिरा है। बट कोई इश्यूज नहीं है, बार्गेनिंग पावर की वजह से हुआ है। देखा जाए तो अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है, एबिटा भी अच्छी है, बस एबिटा मार्जिन गिर रहे हैं जो ये इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इंक्रीज ही हुआ है, मैंने आपको कहा ही था रेवेन्यू के साथ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। 47 करोड़ 2018 में था जो 2020 में 69 करोड़ हो गया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है 26% का, फिनोमिनल ग्रोथ है। फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आईपीओ डिटेल्स की तरफ। आईपीओ के बारे में जान लेते हैं, आईपीओ की साइज जान लेते हैं, कितने अमाउंट का आईपीओ ला रहे हैं मार्केट में। ये 600 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं एंड उसमें से फ्रेश इशू क्या होता है, 240 करोड़ का फ्रेश इशू है। इसमें से फ्रेश इशू मतलब जो कंपनीज के पास ऑलरेडी शेयर्स होते हैं ना उसको वो इशू नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा और नए शेयर्स लेके आते हैं मार्केट में और उससे वो पैसा रेज करते हैं। तो 240 करोड़ तो वो पैसा वो रेज कर रहे हैं जो वो अपने डेवलपमेंट, जो भी आईपीओ जिस रीजन की वजह से ला रहे हैं वो चीज़ों में वो डालेंगे, वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बता दूंगा। और ऑफर फॉर सेल 360 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जब कोई एग्जिस्टिंग प्रमोटर या शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी का होता है वो अपना शेयर्स बेच देता है, ये अच्छा साइन नहीं होता है। बट इस केस में ये अच्छा साइन इसलिए है क्योंकि जब कोई कंपनी 4000 करोड़, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये 2000 करोड़ की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी। और सेबी के रूल्स के हिसाब से अगर कोई कंपनी 4000 करोड़ के नीचे है तो उनको 25% लिक्विडिटी पहले ही हटानी पड़ती है आईपीओ लाते ही। इसीलिए इनको फ्रेश इशू के साथ ऑफर फॉर सेल भी लाना पड़ा है, जबकि ऑफर फॉर सेल तभी लाते हैं लोग जब कुछ कंपनी के साथ इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए मैं ऑफर फॉर सेल लेना पसंद नहीं करता। आईपीओ डेट की तरफ बढ़ते हैं। 9 सितंबर से 11 सितंबर 3 दिन, 9, 10 और 11 3 दिन का विंडो खुला हुआ है। आज 9 तारीख था, आज काफ़ी सब्सक्रिप्शन हो चुका है। मैं आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को, रात को। सो अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप मेरा वीडियो देख के थोड़ा एनालिसिस अपने तरफ से करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन करना है या नहीं। प्राइस बैंड जान लेते हैं। तो लोअर प्राइस बैंड है 345 और अपर प्राइस बैंड है 350। तो 350 पे ही लगाइएगा क्योंकि उस पर ही चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी कि कंपनी को भी उसमें पैसे जनरेट होते हैं ज़्यादा। लॉट साइज़ कितने का है, आप 1-2 शेयर्स नहीं ले सकते, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था माइंड्स की, हाईपीएस्ट माइंड्स की। आपको 40 शेयर्स लेने ही पड़ेंगे इक्विटी के एक लॉट में। और अगर हम उसका वैल्यूएशन जानेंगे कि कितना रुपए हमें लगेगा इस लॉट को लेने के लिए, तो 40 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 350 जो कि अमाउंट बनता है 14,000 रुपये। एंड आईपीओ का प्राइस मोस्टली 12,000 से 15,000 के बीच में ही होता है, तो नथिंग इज शॉकिंग। आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स का भी अगर देखा होगा तो वो भी कुछ 14,960 रुपीज़ का था। आईपीओ कोटा की तरफ बढ़ते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स को कितना मिला है कोटा, उनको 50% मिला है, मतलब 600 करोड़ में से 300 करोड़ का उनको मिला है। एंड कौन होता है क्यूआईपीज, इसमें बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, जो पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। एच एन आईज को 15% मिला है। एच मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिसकी करोड़ों में इनकम होती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग बड़े बड़े लोगों एच में आते हैं। अगर वो लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे आपने हैप्पीएस्ट माइंडसेट में देखा होगा ओवर सब्सक्राइब था, क्यूआईपीज भी, एच एन आई भी, आज ही देखा होगा आपने, रिटेल भी सब ओवर सब्सक्राइब हो गया था।
रिटेल कॉमन पब्लिक जो हमारी जैसी होती है, जिनको 2 लाख के नीचे इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसमें आईपीओज में 2 लाख तक कर सकते हैं, वो 35% उनको दिया हुआ है। इस बार रिटेल को काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस दिया है, जो कि मैं हैप्पीएस्ट माइंडसेट में सिर्फ 10% था। आगे बढ़ते हैं, फाइनलाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। आप बोलेंगे कि मैंने तो अप्लाई कर दिया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे मिला कि नहीं? तो वो डेट है 16 सितंबर। आपको उस दिन आपको चेक करना होता है एक वेबसाइट पे जाके, जो ये प्रोवाइड करती है कंपनी, उस पर आप जाके चेक कीजिए आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो 18 तारीख को, सॉरी 17 तारीख को आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से फंड डेबिट हो जाएगा। और अगर आपको नहीं मिला है तो आपका फंड जो लॉक हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा, एंड फिर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। और जिनका अमाउंट डेबिट हो जाएगा उनको 18 सितंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर्स मिल जाएंगे, 18 सितंबर 2020। एंड लिस्टिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो 21 सितंबर 2020 को रखा गया है। उस दिन मार्केट में जब शेयर्स लिस्ट होते हैं एनएससी और बीएससी पे, तो उस दिन लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस है, जो इस शेयर्स में बहुत मुझे अच्छे से लग रहे हैं कि लिस्टिंग गेन पक्का होंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से भी अच्छी खासी लिस्टिंग गेन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू, इशू क्यों लाया जा रहा है? पहला रीज़न है कि उनको अपने डेट को पे करना है, जो कि उनका 37 करोड़ अप्रॉक्स का डेट है। एंड मैंने आपको बताया था ये कंपनी छोटी छोटी कंपनीज को अक्वायर कर लेती है, इनकी एक स्ट्रेटेजी है ये कि अक्वायर करना। तो उसके लिए इनको 83 करोड़ रुपीज़ लगेंगे आगे एक्विजिशन करने के लिए। थर्ड इनका ऑब्जेक्टिव है परचेज ऑफ ऑफिस प्रेमाइसेस। इनको एक ऑफिस प्रेमाइसेस खरीदना है मुंबई में, एंड मुंबई का आपको पता है कि रियल एस्टेट का रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए इनको 65 करोड़ रुपीज़ चाहिए। एंड लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो भी खर्चे होते हैं ये वो करने में, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू वगैरह वगैरह, जो इन्होंने ये डील्स वगैरह ये की होंगे, आईपीओस को जनरेट किया होगा, आईपीओस को रीफॉर्म किया होगा, इस चीज़ के लिए इनको उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव्स में कोई इश्यूज नहीं लग रहे हैं मुझे, काफ़ी अच्छे हैं। डेट पे करना चाहते हैं तो डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। एक्विजिशन इज नॉट अ बैड प्लान। मुंबई में एक प्रेमाइसिस लेना इज एन असेट, तो फिर कहीं से भी खराब नहीं लग रहा ऑब्जेक्टिव। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं, तो प्री आईपीओ स्टेक्स, मतलब आईपीओ होने से पहले जो प्रमोटर्स के पास स्टेक था, प्रमोटर्स कौन होता है? ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनके पास 96% का स्टेक था और 4% पब्लिक के पास था। एंड पोस्ट आईपीओ क्या होगा स्टेक्स? मैंने आपको कहा था कि कंपलसरी 25% उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए 96 में से 25 से ज़्यादा परसेंट उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। एंड पोस्ट आईपीओ 66% स्टेक्स हो जाएगा और 34% पब्लिक को मिल जाएगा। पब्लिक में कौन आ जाएगा? रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, QIPs, HNIs, ईच एंड एवरी लोग आ जाएंगे उसके अंदर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिस दिन पहला दिन सब्सक्रिप्शन का, तो देखिए 0.01 टाइम्स QIBs ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 0.46 टाइम्स NIIs ने सब्सक्राइब किया हुआ है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1.80 टाइम सब्सक्राइब किया हुआ है। तो टोटल अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो 1 टाइम हो गया है, जिसका मतलब अगर अब जो भी सब्सक्रिप्शन आगे होगा आज और कल और परसों में, वो अब ओवर सब्सक्रिप्शन ही कहा जाएगा। एंड आपको पता ही है QIBs और HNIs लास्ट डे तक ही आते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे आपने हैप्पीएस्ट माइंड के साथ होते हुए देखा है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, एंड मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, पीपीटी बनाना पड़ता है, वीडियोस बना फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, मैं अकेला ही करता हूँ ये सब। तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे ग्रुप में 60 से ज़्यादा मेंबर्स है, बट सब्सक्रिप्शन सिर्फ 19 मेंबर्स हुए हैं, उसमें से भी 5 तो मेरे ही घर के हैं। तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, रीच उससे ज़्यादा होती है। एंड मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, आईडी दिया गया है, उस पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको डेली अपडेट्स, न्यूज़ और मेरे सजेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो तो मिलती ही रहेगी, उसके साथ ही आपको वहाँ पर सजेशंस भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, स्टे सेफ।